स्पार्क एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉलिटी सीरीज का एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं ग्राम न्यायालय के ऊपर। दोस्तों, इससे पहले के वीडियोस में हमने लोक अदालत क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं, इन सारे टॉपिक पर काफ़ी डिटेल में चर्चा की हुई है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उन वीडियोस को जाकर के जरूर देखें। चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए ग्राम न्यायालय। दोस्तों, जैसा हम सभी को मालूम है कि भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग या एक बहुत बड़े भाग की हम बात करें तो अभी भी कहाँ पर निवास करता है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। और वहाँ के लोगों को यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को न्यायपालिका से जोड़ने के लिए या न्यायिक तंत्र से जोड़ने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक विशेष पहल की गई। और उस पहल को क्या नाम दिया गया दोस्तों, ग्राम न्यायालय का नाम दिया गया। क्लियर है। यानी कि गांव तक न्यायपालिका की पहुंच को करवाने के लिए ग्राम न्यायालय की गांव-गांव में क्या की गई, स्थापना की गई। दोस्तों, जब हम ग्राम न्यायालय की बात करते हैं तो देश के आम नागरिकों तक न्याय व्यवस्था की पहुंच को बढ़ाने और नागरिकों को देश के न्यायिक तंत्र से जोड़ने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 संसद में पारित किया गया। इसके तहत 2 अक्टूबर 2009 को कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालय कार्य करने लगे। तो दोस्तों, हर गांव में न्यायालय स्थापित करने के लिए क्या किया गया, एक अधिनियम पारित किया गया। और उस अधिनियम को क्या कहा गया, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। यानी कि जो ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई वो किस अधिनियम के द्वारा की गई, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के द्वारा की गई। और यहाँ दोस्तों जब लागू कब हुआ, 2 अक्टूबर 2009 से कुछ राज्यों में क्या किया गया, ये लागू कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, 2 अक्टूबर जैसे कि गांधी जी का जन्मदिन होता है, गांधी जयंती के रूप में हम मनाते हैं, उसी दिन से दोस्तों क्या किया गया, इस एक्ट को लागू किया गया। दोस्तों, ये कोई नई अवधारणा नहीं थी, इसके संवैधानिक प्रावधान आपके संविधान में पहले से मौजूद थे। जब हम इसके संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं तो देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, क्लियर है, भारतीय संविधान के भाग 4 में आपका क्या बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, डीपीएसपी के बारे में बताया गया है, जिसका उद्देश्य क्या था, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 39A यानी कि आर्टिकल 39A में राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य का विधि तंत्र इस तरह के काम करे जिससे सभी नागरिकों के लिए न्याय प्राप्त करने का समान अवसर उपलब्ध हो सके। साथ ही राज्यों को उपयुक्त विधानों, योजनाओं या किसी अन्य माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य कारण से न्याय से वंचित ना हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पर भारतीय संविधान के भाग 4 डीपीएसपी की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 39A में राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश दिए गए हैं कि जो राज्य का विधि तंत्र है वो इस तरीके के कार्य करेगा जिससे आम नागरिकों को जो न्याय प्राप्त करने के हैं समान अवसर प्राप्त हो सके। इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि ऐसी योजनाएं बनाएगा, ऐसे विधान बनाएगा जिसके द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जा सके। यानी कि जो देश के आम जन है, गरीब वर्ग है, वो क्या कर सके, निःशुल्क विधिक की सहायता प्राप्त कर सके। ऐसी योजनाएं बनाएगा, ऐसे कानून बनाएगा। क्लियर है। जिससे क्या सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य कारण से न्याय से वंचित ना हो। क्लियर है दोस्तों। इसके लिए वर्ष 1986 के विधि आयोग की रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो जाती है। क्लियर है। वर्ष 1986 में विधि आयोग की यानी हम बात करें लॉ कमीशन की बात करें, रिपोर्ट में ग्राम न्यायालय की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए। तो दोस्तों, विधि आयोग ने 1986 में सिफारिश की थी कि ग्राम पंचायत स्तर पर क्या की जाए, ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाए। और यहीं से इस अवधारणा को शुरुआत मिली या यहाँ से इसको बल मिला। दोस्तों, इस समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए 15 मई 2007 में, कब, 15 मई 2007 में ग्राम न्यायालय अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया। क्लियर है।
क्या था ना अधिनियम का नाम, ग्राम न्यायालय अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया और यह कानून दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 से क्या किया गया, लागू कर दिया गया। यहाँ पर अब विशेष बात क्या है इसको देखते हैं कि ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी में मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायाधीश होता है जिसे न्यायाधिकारी कहा जाता है। क्लियर है। तो दोस्तों ग्राम न्यायालय में क्या होता है, प्रथम श्रेणी में मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायाधीश होता है जिसको क्या कहा जाता है, न्यायाधिकारी कहा जाता है। और इसकी नियुक्ति के संबंध में राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार करती है। इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा की जाती है। यानी कि जिस राज्य में ग्राम न्यायालय की स्थापना की जा रही है उस राज्य के उच्च न्यायालय से उस राज्य की सरकार क्या करती है, परामर्श करती है और किस स्तर का, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायाधीश नियुक्त करती है जिसको क्या कहा जाता है, न्यायाधिकारी कहा जाता है। दोस्तों जब बात की जाए ग्राम न्यायालय की तो ग्राम न्यायालय सिविल एवं आपराधिक दोनों मामले देखता है। ठीक है, यानी कि ये व्यावहारिक मामले, दीवानी मामले भी देखता है, आपराधिक, क्रिमिनल और फौजदारी मामले भी देखता है। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर याद रखनी है कि सिविल, दीवानी और व्यावहारिक मामले एक ही होते हैं, क्रिमिनल, फौजदारी और आपके आपराधिक मामले एक ही होते हैं। क्लियर है। अब बात की जाए यहाँ पर ऐसे मामलों की सूची ग्राम न्यायालय अधिनियम की अनुसूची में दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक चीज देखी कि यह सिविल मामले और क्रिमिनल मामले यानी कि सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों में अपना दोनों को देखता है। और किन मामलों को देखता है इसकी सूची कहाँ दी गई है, ग्राम न्यायालय अधिनियम की अनुसूची में बताया गया है कि वो किस प्रकार के मामले को या किन मामलों को देख सकता है। इस एक तरफ दोस्तों बात की जाए जहां यह 2 वर्ष के अधिकतम सजा वाले आपराधिक मामलों को देखता है। दोस्तों ग्राम न्यायालय की जब हम बात करते हैं तो ये 2 वर्ष तक के आपराधिक मामलों को क्या कर सकता है, देख सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ जब हम सिविल केसेस की बात करते हैं, यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि आपराधिक मामले कितने वर्ष तक के न्यायालय देख सकता है, ग्राम न्यायालय देख सकता है, 2 वर्ष तक की सजा वाले। ठीक है। उसके अलावा बात की जाए सिविल केसेस की तो सिविल मामलों के अंतर्गत वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत आने वाले मामलों को देखता है। यानी जब हम सिविल केसेस की बात करते हैं तो अलग अलग अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों को वो देखता है। जैसा मैंने आपको बताया न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत आने वाले मामलों को देखेगा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत आने वाले मामलों को देखेगा, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत आने वाले मामलों को भी देखता है। दोस्तों इसमें सिविल मामलों में आपसी समझौते से मामला निपटाने की कोशिश की जाती है। यानी जो सिविल केसेस होते हैं उनमें आपसी समझौते से का प्रयास किया जाता है कि आपसी सहमति से क्या की जाए, मामले को या मामले का निपटारा किया जाए। जबकि आपराधिक मामले में बात की जाए तो प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से अभियुक्त को अपना अपराध स्वीकार करने का मौका दिया जाता है। दोस्तों जबकि आपराधिक केसेस होते हैं उसमें प्ली बार्गेनिंग के द्वारा क्या किया जाता है, अभियुक्त को अपना अपराध स्वीकार करने का मौका दिया जाता है। यहाँ पर एक शब्द निकल के आता है प्ली बार्गेनिंग। दोस्तों प्ली बार्गेनिंग को सीआरपीसी में बताया गया है और प्ली बार्गेनिंग का साधारण शब्दों में मतलब ये होता है कि अभियुक्त के द्वारा क्या किया जाएगा, अपना जो अपराध है उसको स्वीकार कर लिया जाता है और उसके बदले जो अभियुक्त होता है वह यह उम्मीद करता है कि न्यायालय क्या करेगा, उसकी तरफ थोड़ा सा जो नरम रुख है वो अपनाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो प्ली बार्गेनिंग के द्वारा क्या किया जाता है, अभियुक्त को अपराध स्वीकार करने का मौका दिया जाता है। किन केसेस में, आपराधिक केसेस में। जबकि सिविल केसेस की बात की जाए तो किस प्रकार से मामले को सॉर्ट आउट किया जाता है, आपसी सहयोग से या सहमति से मामले को निपटाने की कोशिश की जाती है। क्लियर दोस्तों। ये हमने पढ़ा किसके बारे में, ग्राम न्यायालय के बारे में। इसके अलावा चलिए दोस्तों अगले टॉपिक की यदि हम बात करें, हमारा अगला टॉपिक है फास्ट ट्रैक कोर्ट। दोस्तों फास्ट ट्रैक कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो उन विशेष अदालतों को कहा जाता है जिनका गठन का उद्देश्य ही त्वरित और प्रभावी न्याय दिलवाना होता है। यानी कि प्रभावी और जल्दी न्याय की उपलब्धता कराना
इन कोर्ट्स का क्या है, प्रमुख उद्देश्य होता है। आपने दोस्तों अक्सर न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि किसी विशेष मामले के लिए को निपटाने के लिए, शीघ्र निपटाने के लिए, जिसमें ज़्यादा विवाद होने की संभावना होती है, उनको जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात की जाती है। या फिर दोस्तों किसी न्यायालय में कोई विशेष प्रकार के केसेस की यदि हम बात करें, मात्रा बढ़ जाती है और उस न्यायालय से उन केस के बोझ को कम करने के लिए क्या किए जाते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन किए जाते हैं। दोस्तों फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की जब हम बात करते हैं तो 11वें वित्त आयोग की रिपोर्ट यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों देखते हैं 11वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 में 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया था। क्लियर है? तो कौन सा वित्त आयोग था दोस्तों? 11वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि वर्ष 2000 में 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया। और दोस्तों इस प्रकार जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात की जाए तो न्यायालयों में लंबित मामले का जल्द निपटारा करने के लिए वर्ष 2000 में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई। दोस्तों इन कोर्ट्स की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा हाई कोर्ट से बात कर की जाती है। क्लियर है? राज्य सरकारों के द्वारा उस राज्य के हाई कोर्ट से बात करके क्या की जाती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना की जाती है। और यहाँ पर दोस्तों जब प्रारंभ में बात की गई थी तो इसमें होने वाले खर्च का 60% नहीं 60% जो भाग था वो केंद्र सरकार को वहन करना था और 40% जो खर्चा था वो किसको वहन करना था, राज्य सरकारों को वहन करना था। प्रारंभ में दोस्तों फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का जो गठन किया गया था 5 साल के लिए किया गया था और ये कहा जाता है 5 सालों में 1 करोड़ के आसपास फास्ट ट्रैक के कोर्ट्स के द्वारा केसों का निपटारा किया गया। दोस्तों 1 करोड़ केस से अधिक 5 सालों में क्या किए गए, निपटाए गए। और इसकी सफलता को देखते हुए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और सरकार के द्वारा क्या किए गए, इनको बढ़ाने की बात की गई और इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया। दोस्तों 2010 तक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का चलन काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद धीरे धीरे इनका जो प्रभाव था, इनकी जो संख्या थी वो क्या होती गई, कम होती गई। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं कि 11वें वित्त आयोग के अनुसार क्या किया गया था, 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन की बात की गई थी दोस्तों। लेकिन विधि एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार 2019 यानी मार्च 2019 तक देश में अब बात की जाए तो सिर्फ 581 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ही संचालन में माने जाते हैं। और दोस्तों इन कोर्ट्स के अंदर ही यानी 581 जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अभी संचालित हैं, इनमें ही 5.5 लाख से ज़्यादा जो केसेस हैं वो क्या हैं, पेंडिंग हो चुके हैं। तो दोस्तों सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। एक अच्छा विकल्प निकल कर के आता है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के माध्यम से, जिससे लोगों पर या लोगों के पास त्वरित और वैकल्पिक न्याय की व्यवस्था उपलब्ध होती है, जिससे वो जल्द से जल्द और क्या कर सकते हैं, न्याय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बात की जाए तो देश में जिले में के मतलब प्रत्येक जिले की बात की जाए तो औसत 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना का प्रावधान किया गया है। वास्तविकता में ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है। जहाँ पर केसेस की पेंडेंसी ज़्यादा है, जहाँ पर केसेस ज़्यादा पेंडिंग में पड़े हुए हैं, वहाँ पर फास्ट ट्रैक कुछ राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अभी भी चालू हैं। क्लियर है? अब दोस्तों बात की जाए इनमें विशेष रूप से 2 वर्ष से अधिक पुराने ऐसे मुकदमों को निपटारे के लिए चुना जाता है जिनमें अपराधी जमानत पर हैं। क्लियर है? यानी कि 2 वर्ष या उससे अधिक पुराने मुकदमों को क्या किया जाता है, निपटाने की कोशिश की जाती है, जिनमें अपराधी किस पर होते हैं, जमानत पर होते हैं। इन अदालत के गठन से यानी कि दोस्तों फास्ट ट्रैक के गठन से जेलों में बंद बहुत से निर्दोष अभियुक्त तथा मामूली अपराधों के दोषी व्यक्तियों के साथ न्याय हो सका है। दोस्तों त्वरित और किसी भी केस को शीघ्र निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एक बहुत अच्छा विकल्प सामने उभर करके आए हैं और सरकार को चाहिए कि वर्तमान में जो न्यायालय में इतने सारे करोड़ों की संख्या में केस पेंडिंग है, इनको शीघ्र निपटारा किया जाए। उसके लिए ये एक मेजर फैक्टर के रूप में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में। चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मोबाइल कोर्ट। दोस्तों जब हम मोबाइल कोर्ट की बात करते हैं तो इस मोबाइल अदालत की बात करें या मोबाइल कोर्ट की बात करें तो इस अवधारणा का जो जनक माना जाता है वो दोस्तों भारत के प्रमुख राष्ट्रपति की हम बात करें, पीपल्स प्रेसिडेंट की बात करें, सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति या फिर इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी कि
भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा इसकी अवधारणा को दिया गया। यानी कि बात की जाए दोस्तों, मोबाइल अदालत की अवधारणा का जनक भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। इस अदालत का उद्देश्य है कि अदालत स्वयं जनता के पास पहुंचे ताकि जनता को न्याय प्राप्ति के लिए धन व समय खर्च ना करना पड़े। दोस्तों आपने एक कथन तो सुना ही होगा कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं स्वयं प्यासे के पास नहीं आता। लेकिन इस अवधारणा को पूरी तरीके से बदलने की प्रयास किया गया किसके द्वारा? श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा। और उन्होंने दोस्तों एक तरीके से कुएं को किसके पास लेके आए? प्यासी के पास लाने का प्रयास किया। तो दोस्तों इस मोबाइल कोर्ट का यानी मोबाइल अदालत की हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अदालत स्वयं जनता के पास पहुंचे ताकि जनता को न्याय की प्राप्ति के लिए धन व समय खर्च ना करना पड़े। क्लियर है? मोबाइल अदालत का जो प्रयोग है 2007 में पहली बार हरियाणा के मेवात जिले में किया गया। क्लियर है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन आपके MCQs में पूछा जा सकता है कि जो मोबाइल अदालत है उसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? आपका हरियाणा के मेवात जिले में वर्ष 2007 में। मोबाइल अदालत एक बस के भीतर कार्य करती है। ठीक है, कहाँ कार्य करती है? बस के भीतर कार्य करती है और बस के भीतर न्यायालय का जरूरी ढांचा उपलब्ध होता है। क्लियर है? जितना भी जरूरी ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कोर्ट का, वो किसके अंदर उपलब्ध होता है? बस के अंदर उपलब्ध होता है। और यह आवश्यकता अनुसार यह खुले अदालत ये क्या करती है? अदालत खुले मैदान में लगाई जा सकती है। ठीक है, ये आवश्यकता अनुसार कहाँ लगाई जा सकती है? कहीं भी खुले मैदान में लगाई जा सकती है। बस में पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर कोर्ट का रहता है, अदालत का रहता है, वो इसमें प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इस अदालत की जो अध्यक्षता की जाती है वो अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? इसकी अध्यक्षता अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सह अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा, जिसको एडिशनल सिविल जज कम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, यानी किस स्तर का होता है दोस्तों? बात की जाए इसकी अध्यक्षता सिविल दोस्तों इस अदालत की अध्यक्षता अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सह अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी यानी एडिशनल सिविल जज कम सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के स्तर के न्यायाधीश द्वारा की जाती है। यानी कि मोबाइल कोर्ट या मोबाइल अदालत का जो अध्यक्ष होता है वो किस स्तर का होता है? अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सह अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी यानी कि एडिशनल सिविल जज कम सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के स्तर का न्यायाधीश के द्वारा क्या होता है? इसकी अध्यक्षता की जाती है, जो सिविल तथा आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है। दोस्तों ये प्रारंभ में इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई कि इसको कुछ लोगों के द्वारा यानी कि इसका एक अन्य नाम प्रचलित हुआ जिसको कहा जाता है पहियों पर न्याय यानी कि जस्टिस ऑन व्हील्स के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो दोस्तों ये आपके 3 मार्कर के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मोबाइल कोर्ट्स क्या है? तो इसकी जो जनक है वो किसको माना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को माना जाता है। और इसकी जो शुरुआत है वो 2007 में हरियाणा के मेवात जिले से मानी जाती है। और जो मोबाइल अदालत है वो बस में कार्य करती है। पूरा बेसिक स्ट्रक्चर जो कोर्ट का होता है वो बस में आपको प्रोवाइड कराया जाता है और ज़रूरत के हिसाब से कहीं भी खुले मैदान में क्या की जाती है? ये अदालत लगाई जा सकती है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है दोस्तों? अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सह अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी यानी कि यदि हम इसको इंग्लिश में बात करें क्या कहा जाता है? किस स्तर का होता है? एडिशनल सिविल जज कम सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के स्तर के न्यायाधीश को क्या की जाती है? के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। मोबाइल अदालत या मोबाइल कोर्ट की अध्यक्षता की जाती है और यह दोनों ही प्रकार के मामले चाहे सिविल हो या आपराधिक दोनों ही प्रकार के मामलों को देखता है। क्लियर है दोस्तों? ये हमने किसके बारे में देखा? मोबाइल कोर्ट्स के बारे में देखा। चलिए दोस्तों हमारे अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है परिवार न्यायालय यानी कि फैमिली कोर्ट के बारे में। दोस्तों जैसे नाम से ही स्पष्ट है
फैमिली कोर्ट परिवार न्यायालय यानी कि ऐसा न्यायालय जो परिवार के क्या करता हो, पारिवारिक मामलों को देखता हो, यानी फैमिलीज मैटर को सॉल्व करता हो। ऐसे कोर्ट्स क्या कहलाते हैं, फैमिली कोर्ट्स कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत डाइवोर्स हुआ, विवाह को शून्य घोषित करना हुआ, या फिर हम बात करें पति पत्नी की संपत्ति से संबंधित विवादों को निपटारे से हुआ, या फिर जो डाइवोर्स के बाद जो नाबालिग बच्चे होते हैं वो किसके पास रहेंगे, माता या पिता या दोनों में से किसी के पास। ऐसे कई तरीके के मामले जो सुलझाए जाते हैं वो किस में सुलझाए जाते हैं, फैमिली कोर्ट्स यानी कि परिवार न्यायालय में सुलझाए जाते हैं। दोस्तों, फैमिली कोर्ट्स पर चर्चा करने से पहले विधि आयोग की 59वीं रिपोर्ट पर ध्यान देना हमको काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखते हैं विधि आयोग ने अपनी 59वीं रिपोर्ट में क्या कहा। दोस्तों, विधि आयोग ने अपनी 59वीं रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया कि परिवार संबंधी विवादों में न्यायालय को साधारण सिविल मामले में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और ऐसी कोशिश की जानी चाहिए कि मुकदमा चलने से पहले ही समझौता हो जाए। दोस्तों, जैसा कि हमको मालूम है, जो भी पारिवारिक मामले आते हैं वो किसके अंदर शामिल किए जाते हैं, सिविल केसेस यानी कि दीवानी मामले में उसको शामिल किया जाता है। दोस्तों, जो 59वीं रिपोर्ट कहती है वो ये है कि जो परिवार से संबंधित मामले हैं उनको जो साधारण सिविल केसेस में जो प्रोसीजर अपनाया जाता है उसके अलग प्रोसीजर को अपनाना चाहिए, जिससे कि जो परिवार से संबंधित विवाद हैं वो मुकदमा चलने से पहले ही क्या किए जाए, समझौते से सॉल्व किए जा सके। तो दोस्तों, यहाँ पर 59वीं रिपोर्ट के आधार पर परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 को लाया गया था। क्लियर है। और दोस्तों, जो परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 है वह क्या कहता है, विवाह एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में अधीनस्थ विवादों में मध्यस्थता व बातचीत को प्रोत्साहित करने एवं त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। कि जो आपका परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 है वो किसके लिए बनाया गया है, परिवार एवं विवाह मामलों से संबंधित विवादों में मध्यस्थता व बातचीत को प्रोत्साहित करने एवं त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर दो शब्द आपको महत्वपूर्ण हो जाते हैं समझना, कि मध्यस्थता व बातचीत को प्रोत्साहित करना और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना, ये मुख्य उद्देश्य रहा है किसके लिए, परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के लिए। और दोस्तों, इसी एक्ट के तहत यानी कि परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालयों का क्या किया गया, गठन किया गया है। क्लियर है। और दोस्तों, इस प्रकार परिवार न्यायालय स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य और कारण इस प्रकार है। जैसे बात की जाए कि एक विशेषीकृत न्यायालय का सृजन करना जो केवल पारिवारिक मामले सुनेगा, जिससे कि ऐसे न्यायालयों को ऐसे ही मामले में त्वरित निष्पादन की आवश्यक विशेषज्ञता प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है उसमें क्या है कि ऐसे विशेषीकृत न्यायालय का सृजन करना, ऐसे स्पेशल कोर्ट्स को बनाना जो केवल क्या करेगा, पारिवारिक मामलों को सुनेगा। और उससे होगा क्या कि ऐसे मामले बार बार एक ही कोर्ट में आएंगे या एक ही कोर्ट एक ही तरीके के मामलों को सुनेगा। उससे क्या होगा कि जो केसेस को जल्द निपटाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए जो भी विशेषज्ञता प्राप्त होती है वो उस कोर्ट को प्राप्त होगी और अपने अनुभवों के द्वारा दोस्तों क्या करेगा, वो उन केसेस को शीघ्रता से यानी कि जल्द से जल्द क्या करेगा, सॉल्व कर लेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि ऐसे न्यायालयों को ऐसे ही मामले में त्वरित निष्पादन की आवश्यक विशेषज्ञता प्राप्त हो जाए। तो इसके लाने का मतलब समझ में आ गया, यानी कि वो विशेषज्ञता प्राप्त हो जाए जिससे मामलों को क्या किया जाए, शीघ्रता से निपटाया जा सके। ठीक है। दूसरा, यदि हम बात करें उद्देश्य और कारण की, तो परिवार से संबंधित विवादों के लिए समझौते की प्रक्रिया को संस्थापित करना, यानी कि जो मैटर है परिवार से संबंधित उसको बिना किसी विवाद से और किसके द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करना, समझौते के द्वारा उस विवाद को सुलझाने की कोशिश करना, इसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा क्या है, कम खर्चीला हल प्रस्तुत करना, यानी कि इसमें जो लगने वाला कॉस्ट है वो कम किया जा सके, तो कम खर्चीला हल प्रस्तुत करना। उसके बाद अदालती कार्रवाई के दौरान लचीलापन और अनौपचारिक वातावरण बनाए रखना, यानी कि जो कोर्ट्स में अगर ये हम जाते हैं तो बड़ा ही भयानक माहौल होता है। कहा भी जाता है हमारे यहाँ तो कि कोर्ट कचहरी से बचकर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे एक अनौपचारिक वातावरण निर्माण करना जिससे क्या किया जाए, जिससे और लचीलेपन को
वहाँ पर बनाए रखना, जो भी न्यायिक प्रक्रिया उसको क्या कर देना, थोड़ा सा लचीला कर देना, और जो अनौपचारिक वातावरण है उसको बनाए रखना, इसका उद्देश्य है परिवार न्यायालय में। ठीक है, अब हम बात करें परिवार न्यायालय का जो मुख्य कार्य है, इसका जो मुख्य कार्य यदि हम बात करें तो विवाह को शून्य घोषित करना। ठीक है, इसके अलावा कानूनी अलगाव जो लीगल सेपरेशन होता है, तलाक यानी कि डाइवोर्स, पति पत्नी की संपत्ति संबंधित मामले, नाबालिग बच्चों के संरक्षण के मामले, गुजारे भत्ते आदि से संबंधित मामलों को सुनवाई करना या मामलों पर सुनवाई करना इस न्यायालय का प्रमुख कार्य माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, उच्च न्यायालय की सहमति से परिवार न्यायालय की स्थापना की जाती है। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, राज्य सरकारों के द्वारा उच्च न्यायालय की सहमति से न्यायालय की स्थापना की जाती है, और 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर में आपका परिवार न्यायालय स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर में क्या किया जाता है, परिवार न्यायालय स्थापित किया जाता है। और परिवार न्यायालय का जो निर्णय है उसके खिलाफ केवल एक बार आप अपील कर सकते हो, जो कि कहाँ हो सकती है, सो आपका हाई कोर्ट में की जा सकती है। जो निर्णय परिवार न्यायालय के द्वारा दिए गए हैं उन निर्णय के खिलाफ आप एक बार अपील कर सकते हो, और वो अपील कहाँ की जा सकती है, हाई कोर्ट में की जा सकती है। दोस्तों ये हमने किसके बारे में पढ़ा, अपना आपका परिवार न्यायालय यानी कि फैमिली कोर्ट्स के बारे में समझा। आज के लिए दोस्तों इतना काफ़ी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।